हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए थर्ड ईयर के। बीए थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के हैं। HD05 पेपर कोड है जो हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य हैं, जिसका पेपर कोड है HD05 थर्ड ईयर वालों के लिए हैं, जिसका हिंदी साहित्य है, जिसमें आधुनिक काव्य पढ़ेंगे, जिसमें खंड 3 होते हैं। और इसमें एक और खासियत है, ए में सभी क्वेश्चन करना है और बे में हिंदी अनुवाद आएंगे आपको, पद्यांश के गद्यांश के दोनों के। ये एक बोनस नंबर ही है। पहले खंड में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया? तो उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। अगला क्वेश्चन है, किन दो लंबी कविता के नाम लिखिए? तो पहला परिवर्तन सुमिंद्रानंद पंत के हैं और ब्रह्मा राक्षस गंजानंद माधव मुक्तिबोध की हैं। अगली क्वेश्चन है, खंड काव्य की परिभाषा दीजिए, जिसमें जिस काव्य में किसी व्यक्ति घटना जीवन की किसी भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग का विस्तृत एवं कलात्मक वर्णन किया गया उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन कविता के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाद पर्व खंड काव्य का रचना काल क्या है? तो 1967 है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा राक्षस कविता का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन है, यह कविता समाज से कट्टे बुद्धिजीवियों का विमर्श या ज्ञान सामाजिक उपयोग की आवश्यकता व्यक्त करती हैं। अगला क्वेश्चन है, दो चट्टानों कविता के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। अगला खंड है बे। इसमें बड़े क्वेश्चन है थोड़े, जिसमें 200 से 5 शब्दों में लिखना होता है उत्तर। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। और यह पेपर HD05 का है, थर्ड ईयर वालों के लिए। क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। इस काल में भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने शासक पछाई, शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिकरण, मुद्रण कला के विकास ने भारतीय समाज को एक नई शिक्षा प्रदान दी। इस परिवर्तन का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। आधुनिक हिंदी काव्य का जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता। भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्र प्रेम, समाज सुधारक, भाषा का विकास, जागरण को अपना साहित्य का आधार बनाया। उनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नेतृत्व में द्वियुगी युग आया। इस युग में भाषा शुद्धि, नैतिकता, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद का विकास हुआ। जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेव वर्मा इसके प्रमुख कवि थे। इस युग में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, आत्मबुद्धि से रहस्यवाद, मानवीय सद्गुणों अत्यंत सुंदर चित्रण मिला। इसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का विकास हुआ। प्रगतिवाद कवियों ने किसान, मजदूर, शोषित वर्ग को सामाजिक असमानता को अपनी कविता का विषय बनाया। प्रयोगवाद कविता ने भाषा को और शिल्प
में नवीन प्रयोग किए हैं, जबकि कविता ने आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अकेलेपन, संघर्ष, अस्तित्व बोध का वर्णन किया। इसके बाद आधुनिक का हिंदी काव्य के भारतीय समाज बदलते स्वरूप का दर्पण है। इसके राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, आधुनिक जीवन की समस्याओं का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। यह इसकी प्रमुख पृष्ठभूमि है। अगला क्वेश्चन है खंड काव्य के रूप विधान विवेच कीजिए। खंड काव्य प्रबंधन काव्य का एक प्रमुख महत्वपूर्ण है। इसमें किसी महान पुरुष, ऐतिहासिक घटना, पौराणिक कथा अथवा जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण प्रसंग का कलात्मक विचार प्रभावशाली चित्रण किया गया। इसका आकार महाकाव्य से छोटा होता है, परंतु इसमें कथा, पात्र, भाव और उद्देश्य भी तत्व विद्वान रहते हैं। खंड काव्य में एक ही प्रमुख घटना प्रसंग का केंद्र रखा जाता है। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होता है। कथानक संक्षिप्त, सुगठित तथा रोचक होता है। पात्रों की संख्या सीमित रहती है। उसके चरित्र का प्रभावपूर्ण चित्रण किया जाता है। खंड काव्य में वर्ष, भाव, अलंकार तथा भाषा शैली का विशेष महत्व होता है। भाषा सर्व प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली होती है। स्वाद, वर्णन, भाव व्यक्ति के माध्यम से कथना को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें किसी आदर्श, संदेश, जीवन मूल्य की स्थापना का भी प्रयास किया जाता है। इसलिए खंड काव्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा एवं प्रेरणा का माध्यम भी है। इस प्रकार कथानक, पात्र, उद्देश्य, भाषा शैली, कलात्मक कल के आधार पर खंड काव्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य विधा है। प्रभावर्त खंड काव्य के कथन को लिखिए। प्रवाद पर्व आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें राम कथा के प्रसंग को आधार बनाकर लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनमत तथा शासन की मर्यादा जैसे महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत किया। कवि ने यह स्पष्ट किया किसी भी राज्य की शक्ति जनता के विश्वास में निहित होती है। शासन को जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु उसका उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। इस खंड काव्य के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से न्याय, सत्य, कर्तव्य तथा लोक कल्याण की भावना को स्थापित किया गया। साथ ही यह बताया गया कि शासन और समाज दोनों का आधार नैतिकता, उत्तरदायिता होना चाहिए। कवि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हुए संदेश दिया कि सत्ता का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, न केवल शासन करना है। यही प्रवाद पर्व का मूल कथन है। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति कविता के अनुभूति पक्ष पर टिप्पणी कीजिए। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला की प्रसिद्ध शोक कविताएं। यह उनकी पुत्री सरोज की आकस्मिक मृत्यु पर लिखी गई हैं। इस कविता में कवि व्यक्तिगत वेदना अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया। कवि ने अपनी पुत्री के निधन के अत्यंत दुखी है। वे जीवन की असहायता, गरीबी, संघर्ष तथा भाग्य की विडंबना याद रखते हैं। व्यक्तिगत दुख के साथ साथ समाज के विषमताओं और मानवीय पीड़ा भी चित्रण किया गया। इस कविता में करुण रस प्रधानता है। कवि की संवेदनशीलता, आत्मीयता, मानवीयता, करुणा पाठक के हृदय के गहरे से स्पष्ट करती है। भाषा सरल, भावपूर्ण, अत्यंत प्रभावशाली है। सरोज स्मृति की केवल एक पिता का विलाम नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की दुख, संघर्ष तथा प्रेम, त्याग का अमर दस्तावेज है। इसके कारण यह आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ शोक कविता गिनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कुनो नदी कविता के उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए।
कुन्नौर नदी आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना है। इसके रचयिता सरोवर दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में कवि का कोवनो नदी को केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन, आम जनता की पीड़ा, सामाजिक यथार्थ के प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया। कवि का उद्देश्य समाज में व्याप्त गरीब, शोषण, अन्याय, बेरोजगारी और असमानता का उजागर करना है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कठिन जीवन, उसकी विशेषता तथा संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया। कवि यह दिखाना चाहता है कि विकास का दावे के मजबूत गांवों की वास्तविक स्थिति अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। आम जनता आज भी अभाव और कठिनाइयों का जीवन जी रहा है। कविता में नदी समाज की चेतना परिवर्तन की आकांक्षा का प्रतीक बन जाती हैं। कवि सामाजिक परिवर्तन, मानवीय संवेदनता, समानता और न्याय की स्थापना का संदेश देता है और इसकी दृष्टि मानवतावादी है तथा वह चाहता है कि समाज में शोषण समाप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। इस प्रकार कोन्नौर नदी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना, जन जीवन समस्या को सामने लाना तथा परिवर्तन की प्रेरणा देना है। अगला क्वेश्चन है सप्रश्न वाक्य। यह आपको दो या तीन क्वेश्चन पूछ जाएंगे सप्रश्न वाक्य वाले। ये एक तरह के बोनस ही हैं जिसमें आपको सप्रश्न वाक्य करनी होती है, कुछ नहीं। इसमें आप ये देख सकते हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ यही नहीं होता कि हम अपने व्यक्तिगत राग दोषों, आधारहीन अभिनेताओं, व्यक्तों, शंकाओं को सार्वजनिक रूप से अपेक्षता वाणी दे, जिससे सामान्य जन जीवन, राज्य, राष्ट्रीय गरिमा और शिक्षतम व्यक्ति का चरित्र मान्यता आ चाहिए। यह है पद्यांश है, इसकी व्याख्या करनी है। तो फिर सबसे पहले ये प्रसंग लिखना किसके द्वारा है, किसका है। प्रस्तुत पद्यांश नरेश मेहता द्वारा रचित खंड काव्य प्रभात पर्व से लिया गया है। इस खंड काव्य में कवि राम कथा के माध्यम से लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनमत, शासन व्यवस्था, नैतिक मूल्य पर गंभीर विचार व्यक्त किए गए हैं। इस पद्यांश में व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की सीमाओं और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है और बाद में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ है इस प्रसंग में कवि को बताना चाहता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग विवेक, मर्यादा, उत्तरदायित्व के साथ किया जाना चाहिए। यदि अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत देश, इच्छा, श्रम, निराधार आरोप का माध्यम बन जाए तो वे समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। आगे व्याख्या करना। व्याख्या है कवि का कहना है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत राग दोष, बिना परिणाम के आरोप, अफवाह, आधारहीन शंकाओं का सार्वजनिक रूप फैलाए। ऐसी अभिव्यक्ति समाज में भ्रम, वैमनस्य, अशांति उत्पन्न करती हैं। कवि आगे स्पष्ट करता है कि जब लोग बिना तथ्य परिणाम के दूसरों पर आरोप लगाते हैं तब उससे सामान्य जीवन प्रभावित होता है, समाज में विश्वास की भावना कमज़ोर पड़ती है, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है और देश की गरिमा पर भी आघात पहुंचाता है। इतना ही नहीं, सम्मानित एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और चरित्र पर अनावश्यक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। कवि यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में अधिकारों के काव्यों का पालन भी आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य सत्य, न्याय और जनहित की रक्षा करना है, न कि किसी का अपमान करना।
समाज में भ्रम फैलाना। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपनी वाणी का प्रयोग संयम, सत्य, नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। आज के सोशल मीडिया डिजिटल युग में यह संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। बिना सत्यापन के समाचार, अफवाहें और अपमानजनक टिप्पणियों का समाज में तनाव पैदा कर रही हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग लोकतंत्र के वास्तविक शक्ति हैं। और इसमें काव्य, सौंदर्य काव्य है, रचना प्रभावपूर्ण खंड काव्य, रचनाकार नरेश मेहता, भाषा सरल, साहित्य प्रभावशाली, खंड बोली, शैली विचारात्मक, तर्कपूर्ण, उपदेशात्मक, रस शांत रस है। ये थी 6 प्रश्न व्याख्या। ऐसे ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगभग सेम ही हैं। और इसमें भाव हैं लोकतांत्रिक चेतना, नैतिकता, उत्तरदायित्व और जनहित भावना। संदेश है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग सदैव सत्य, संयम, मर्यादा और जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत दोष निरादन के आरोप के लिए। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन आएंगे, 6 प्रश्न व्याख्याएंगे। इसमें 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए पद्यांश के। नारी प्रतिनिधि हैं प्रकृति की, जो सर्जन के अधिक अष्टि, मरण और विनाश ओ विश्व के कुविचार को वे पास आने ही नहीं देती। प्रसंग है, यह भी है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध कवि नरेश मेहता द्वारा रचित प्रभात प्रोत खंड काव्य से उद्बुद्ध हैं। इस काव्य में कवि ने रामकथा के माध्यम से समाज, संस्कृति, नारी, लोकतंत्र, मानवीय मूल्यों का व्याख्या की। इस पंक्ति में कवि ने नारी महत्व और उसके सृजनात्मक रूप का वर्णन किया है। संदर्भ है, इस पंक्तियों में न केवल नारी की महत्ता बताते हुए उसकी प्रकृति प्रतिनिधि बनाता है, जिससे प्रकृति संसार का पालन पोषण करती है और जीवन का आधार है। उसी प्रकार नारी भी परिवार और समाज में सृजन, प्रेम, करुणा तथा ममता के आधारशिला है। कवि नारी को जीवन की शक्तिशाली और संस्कृति की संरक्षा के रूप में प्रस्तुत करता है। और व्याख्या है, कवि का कहना है कि नारी के सजीव रूप, जिसके प्रकार प्रकृति संसार में जीवन का निर्माण करती है, उसी नारी का संश्लिष्ट का विकास मानव जीवन में संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल संतान को जन्म देने वाली नहीं, बल्कि संसार, प्रेम, त्याग, करुणा मूर्ति भी है। नारी अपने स्नेह, ममता, सहनशीलता से परिवार को एक सूत्र से बांधती रखती है। इसके भीतर सृजन अद्भुत शक्ति होती है। यह समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव का वातावरण बनाती है। इसलिए कवि ने इसे सृजन के अर्थ कहा है। कवि आगे कहता है कि नारी का स्वभाव विनाशकारी नहीं, बल्कि संरचनात्मक होता है। वे हिंसा, घृणा, क्रोध, युद्ध, विश्व जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को अपने निकट नहीं आने देती हैं। उसका जीवन प्रेम, दया, क्षमा, त्याग, सेवा जैसे श्रेष्ठ गुणों को परिपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि नारी समाज की सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को और अग्रसर करती है। वर्तमान समय में नारी शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक, साहित्य, खेल, समाज सेवा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वे केवल परिवार की दूरी नहीं, बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी प्रमुख शक्ति है। इसलिए समाज में नारी का सम्मान और समान अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है। और इसका है सारांश काव्य है, सौंदर्य रचना प्रभावपूर्ण खंड काव्य, रचनाकार नरेश मेहता, भाषा सरल, साहित्य प्रभावशाली, खड़ी बोली, शैली विचारात्मक, काव्यात्मक, रस शांत रस, अलंकार, रूपक, अनुप्रास, सुंदर का प्रयोग, भाव है नारी गरिमा, संवेदनशील, मानवता, सांस्कृतिक मूल्य का प्रतिपादित। और संदेश है नारी सर्जन, प्रेम, त्याग, संस्कृति के आधारित शिला है। समाज की उन्नति इसके सम्मान और सहभागिता से संभव है। हालांकि इसने से प्रश्न व्याख्या है, पद्यांश है, मुझे भाग्यहीनी तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई
विफल दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही वो इसी कर्म वर्जित बात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। ये पद्यांश सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से अद्भुत है। ये कविता निराला की अपनी प्रिय पुत्री सरोज के असमय मृत्यु के उपरांत लिखी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता करुणा रस सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती हैं। इसमें एक पिता के असहनीय पीड़ा, जीवन संघर्ष तथा भाग्य के विडंबना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया। संदर्भ है, इस पंक्ति में केवल अपनी पुत्री सरोज संस्मरण करते हुए उसके प्रति अपने गहरे स्नेह और उसके निधन से उत्पन्न दुख को व्यक्त करते हैं। सरोज उनके जीवन का सहारा थी। उसके चले जाने के भी सहयोग को ऐसी निराशा भाग्यहीन अनुभव करते हैं। वे अपने जीवन के संघर्ष और ईश्वर की व्याख्या पर प्रश्न उठाते हैं। वे क्या है? कवि अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सरोज, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। मैं अपने ही जीवन में अनेक दुखों को घिरा हुआ है, परंतु तुम्हारा कारण मुझे जीने की शक्ति मिलती है। अब तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे जीवन में पूरी तरह शोक निराशा से भर गया है। कवि आगे कहता है कि उनके जीवन की कहानी तो केवल दुखों की कहानी रही है। ऐसा कोई दुख नहीं बचा जिसे उन्होंने न सहा हो। इसलिए वे कहते हैं कि क्या कहूँ आज जो नहीं कही, अर्थात दुख इतना गहरा है कि उसके शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। अंतिम पंक्तियों में कवि अत्यंत भावुक होकर कहते हैं, यदि धर्म ही है एक पिता अपनी युवा पुत्री खो दे तो जीवन भर दुख सहता रहता है। इस धर्म पर वज्रपात हो या कवि किसी धर्म का विरोध नहीं करते, बल्कि अपनी असहनीय पीड़ा और मानसिक व्यथा को व्यक्त करते हैं। ये एक गोकाकुल पिता के हृदय स्वाभाविक पुकार हैं। इस प्रकार के पंक्तियों में निराला का व्यक्तिगत दुख सार्वभौमिक मानवीय संवेदना का रूप ले लेता है। हर पाठक के पिता हृदय की वेदना अनुभव करता है। यह इस कविता का सबसे बड़ी विशेषता है। अगला खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 5 शब्दों में उत्तर होते हैं। खंड से है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, खंड काव्य के परंपरा विकास के निम्न लिखिए। तो उत्तर है, हिंदी काव्य में प्रबंध काव्य की 2 प्रमुख विधाएं मानी जाती है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में किसी महानायक के संपूर्ण जीवन का विशेष चित्रण किया जाता है, जबकि खंड काव्य में उसके जीवन या किसी ऐतिहासिक पौराणिक तथा सामाजिक घटना के केवल एक महत्वपूर्ण प्रसंग कलात्मक वर्णन होता है। आकार में छोटे पर भी खंड काव्य प्रभाव उद्देश्य कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में इसकी समृद्ध परंपरा रही है। समय के साथ इसमें निरंतर विकास हुआ। खंड काव्य का अर्थ है, खंड काव्य वे प्रबंध काव्य हैं जिसमें किसी एक प्रमुख घटना पात्र सप्रसंग सुगठित एवं कलात्मक चित्रण किया गया। इसमें कथा सीमित होती है, परंतु भावों की गहराई, उद्देश्य की स्पष्टता, कलात्मक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। खंड काव्य का परंपरा संस्कृत साहित्य के प्रारंभ होती है। संस्कृत के अनेक प्रबंध काव्य ने हिंदी खंड काव्य के प्रेरणा प्रदान है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में भी अनेक ऐसे काव्य मिले जिनमें किसी एक प्रसंग या पात्र का वर्णन किया गया। आधुनिक काल इस विधा
का अधिक विकास हुआ, इससे नई दृष्टि, नया स्वरूप प्राप्त हुआ। आधुनिक काल में विकास। आधुनिक युग में खंडकाव्य ने केवल पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं तथा कथाओं तक संयम को सीमित नहीं रखा। आधुनिक काव्य ने समकालीन सामाजिक समस्या और लोकतांत्रिक मूल्यों का मानवीय संवेदनाओं तथा राष्ट्रीय चेतना भी खंडकाव्य का विषय बन गया। इस काल के खंडकाव्य में मनोवैज्ञानिक गहराई, यथार्थवाद, सामाजिक चेतना प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। खंडकाव्य की विशेषताएं। ये मुख्य घटना प्रसंग चित्रण, कथानक संक्षिप्त संगठित होती हैं, पात्र संख्या सीमित रहती हैं, भाषा सरल प्रभावशाली साहित्यिक होती है, रस भाव अलंकार का संतुलित प्रयोग मिलता है, किसी आदर्श संदेश जीवन मूल्य की स्थापना होती है। कथानक में अनावश्यक विस्तार नहीं होता है, कल्पना और यथार्थ में सुंदर समय मिलता है। आधुनिक हिंदी के प्रमुख खंडकाव्य। आधुनिक हिंदी साहित्य में अनेक उत्कृष्ट खंडकाव्य रचे गए। इसमें प्रभावपूर्वक नरेश मेहता, रश्मिथी, रामधारी सिंह दिनकर, अस्सी एक ही रात, नरेश मेहता तथा अन्य रचनाएं उल्लेखित हैं। इन काव्यों में भारतीय संस्कृति, नैतिकता, लोकतांत्रिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय मूल्यों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। साहित्य में महत्व। खंडकाव्य में हिंदी साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय प्रभावशाली विधाएं रही हैं। आकार में छोटे के कारण पाठकों को सरलता से आकर्षण करता है। सीमित कथानक में गहन प्रभाव का अभिव्यक्ति करता है। यह मनोरंजन के साथ शिक्षा, प्रेरणा और जीवन दर्शन भी प्रदान करता है। आधुनिक समय में विधा सामाजिक चेतना, मानवीय मूल्यों का व्यक्त करने में सशक्त बन चुकी है। और इसका उपसार है या निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि खंडकाव्य हिंदी साहित्य एक समर्थ प्रभावशाली काव्य विधा है। इसकी परंपरा प्राचीन से चली आ रही। आधुनिक युग में इसका व्यापक विकास हुआ और आधुनिक काव्य ने इसे नई चेतना, नवीन सामाजिक रोजगार, सामाजिक सरोकार तथा कलात्मक व्यक्तिगत प्रदान की। आज भी खंडकाव्य साहित्य एक महत्वपूर्ण विधा है जो पाठकों को ज्ञान, संवेदनाओं की प्रेरणा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कविता के तत्वों के आधार पर बक्सा राक्षस की कविता का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है बरहा राक्षस आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लंबी कविता है। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें कवि ने आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग के मार्मिक स्थिति, सामाजिक विडंबनाओं और आत्म संघर्ष तथा ज्ञान का कर्म के बीच द्वंद्व का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया। मुक्तिबोध ने प्रतीकों और विडंबनाओं के माध्यम से समाज की जटिल समस्या का गहराई से व्यक्त किया। लंबी कविता में प्रमुख तत्व की रचना में विद्वान है। लंबी कविता का कथनात्मक। यद्यपि बरहा राक्षस पारंपरिक अर्थ में कथात्मक कविता नहीं है, बल्कि फिर भी इसमें एक विचारात्मक कथानक उपस्थित है। कविता का मुख्य पात्र बरहा राक्षस एक ऐसी बुद्धिजीवी प्रतीक है जिसके पास अपार ज्ञान है, परंतु अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप उसका ज्ञान निष्क्रिय हो जाता है। वे आलमगानी तथा मार्मिक मानसिक संघर्ष का शिकार बन जाते हैं। और चरित्र चित्रण है। कविता का प्रमुख पात्र ब्रह्मा राक्षस हैं। वे किसी वास्तविक राक्षस नहीं, बल्कि ऐसे स्वार्थी, आत्म केंद्रित, निष्क्रिय,
बुद्धिजीवी का प्रतीक है जो केवल ज्ञान अर्जित करता है परंतु समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता है। उसके विरुद्ध निरंतर आत्म संघर्ष चलता रहता है। यह चरित्र आधुनिक समाज के शिक्षित वर्ग को कमजोर को उजागर करता है। और प्रतीकात्मकता, यह किसी कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रतीकात्मक शैली से है। बर्मा राक्षस संयम एक प्रतीक है। यह बुद्धिजीवी प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान रखता है लेकिन कर्महीन को कारण समाज से कट जाता है। अंधेरा खंडर, सुन्ना वातावरण, भय, एकांकीपन जैसे बिंब आधुनिक जीवन की निराशा, असुरक्षा, मानसिक संकट को व्यक्त करते हैं। विचार पक्ष क्या है? कविता का मुख्य उद्देश्य यह बताता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। यदि ज्ञान का उपयोग समाज मानवता के हित में नहीं किया जाए तो इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। मुक्ति बोध के सामाजिक दायित्व और नैतिक चेतना, जनपक्षधरता और संघर्ष और सक्रिय जीवन दृष्टि पर बल दिया है। बुद्धिजीवी की अपेक्षा करते हैं वे समाज संघर्ष से जुड़े और परिवर्तन के वाहक बने। भाषा और शैली कविता की भाषा साहित्य गंभीर विचार प्रदान है। इसमें तत्सम शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा भी प्रभाव दिखाई देती है। मुक्ति बोध के प्रतीकों और रूपकों का मुक्त छंद प्रभावी प्रयोग किया जाता है। इसकी विश्लेषता मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं और कविता की गहराई प्रदान करती हैं। और अगला क्वेश्चन है परिवर्तन कविता की अनुभूति अभिव्यंजनता पक्ष पर प्रकाश डालिए। परिवर्तन छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने प्रकृति, मानव जीवन, संसार में निरंतर होने वाले परिवर्तन के शाश्वत नियम का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया। कवि का विश्वास संसार का प्रत्येक तत्व परिवर्तनशील है, परिवर्तन में सृष्टि का मूल नियम है। कविता का अनुभूति अभिव्यंजना दोनों पक्ष अत्यंत सख्त रूप से व्यक्त हुए। अनुभूति पक्ष है परिवर्तन कविता का अनुभूति पक्ष अत्यंत व्यापक गहन है। कविता के जीवन के विविध अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है बल्कि समय के साथ प्रकृति, समाज, मनुष्य की परिस्थिति के निरंतर बदलती रहती हैं। कवि परिवर्तन को प्रकृति का शाश्वत नियम मानते हैं। दिन के बाद रात और वर्षों के बाद शरद, पतझड़ के बाद वसंत, जन्म के बाद मृत्यु, ये सभी परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ही जीवन को गतिशील, विकासशील बनता है। कवि के मानव जीवन के सुख दुख को परिवर्तनशील बताया है। दुख स्थायी नहीं रहता है, सुख भी हमेशा नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य, साहस, आशावाद बनाए रखना चाहिए। कविता में प्रकृति के प्रति कवि का गहन प्रेम भी व्यक्त हुआ है। प्रकृति के विभिन्न रूपों के माध्यम से उन्होंने परिवर्तन की प्रक्रिया का सहज प्रभावशाली बनाया। साथ ही मानव जीवन में नवीनता, आशा, प्रकृति की भावनाओं को महत्व दिया। निष्कर्ष है परिवर्तन केवल प्रकृति का वर्णन करने वाली कविता ही नहीं बल्कि यह जीवन दर्शन प्रस्तुत करने वाली श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने यह संदेश दिया कि परिवर्तन में से घबराए नहीं चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही विकास, नवजीवन और प्रगति का आधार है। अनुभूति की गहराई, भावों की सच्चाई, भाषा की मधुरता और कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण यह कविता आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है और यहाँ पेपर कोड HD 05 हिंदी
साहित्य का है BA थर्ड ईयर वालों के लिए। खंड काव्य के तत्वों के आधार पर प्रभाव प्रवर्तन का विवेचन कीजिए। प्रभाव प्रवर्तन। प्रभाव पर्व। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि नरेश मेहता का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। इस कृति में कवि ने राम कथा के प्रसंग को आधार बनाकर लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनमत, न्याय, शासक की मर्यादा और मानवीय मूल्यों का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया। यह खंड काव्य आधुनिक युग की समस्या को लोकतांत्रिक चेतना का भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से प्रस्तुत करता है। खंड काव्य के सभी प्रमुख तत्व इसमें पूर्ण रूप से विद्वान हैं, जिसमें पहला है कथानक। प्रभाव पर्वत का कथानक रामायण के इस प्रसंग पर आधारित है, जिसमें अयोध्या के एक धोबी द्वारा सीता के चरित्र पर संदेश प्रकट किया है। यह सामान्य सी घटना आगे चलकर राज्य, समान, न्याय, शासन की मर्यादा से जुड़ जाती है। कभी इस प्रसंग को आधार बनाकर आधुनिक लोकतंत्र, जनमत की महत्ता का चित्रण किया। कथानक संक्षिप्त, संगठित, रोचक तथा उद्देश्यपूर्ण है। खंड काव्य को विशेषता है पात्र चरित्र। इस खंड काव्य का पात्र सीमित है किंतु सभी अत्यंत प्रभावशाली। राम है आदर्श शासक, न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, प्रजापति राजा के रूप में चित्रित हैं। वे व्यक्ति सुख दुख की अधिक प्रजा के हित में राज्य को मर्यादा को लंबे महत्व देते हैं। सीता जो भारतीय नारी के प्रत्येक नारी की त्याग, धैर्य, आत्मसम्मान, पवित्रता के प्रतीक हैं। उनके चरित्र अत्यंत गरिमामय, प्रेरणादायक हैं। और धोबी है सामान्य जनता, जनमत का प्रतीक है। उसके माध्यम से कवि लोकतंत्र, नागरिकता की भूमिका स्पष्ट किया गया। इन पात्र के माध्यम से कवि आदर्श शासक, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रस्तुत किया। उद्देश्य है प्रभाव पर्व का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना करना है। कवि ने यह स्पष्ट किया कि शासन के आधार पर केवल शक्ति नहीं बल्कि जनता का विश्वास, न्याय, सत्य, नैतिकता होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, परंतु इसका उपयोग मर्यादा, संयम, उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए। इस प्रकार यह काव्य सामाजिक नैतिकता, राजनीतिक चेतन का संदेश है। रस एवं भाव। इस खंड काव्य में मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता है। इसके साथ करुणा, वीर तथा वात्सल्य रस के भी सुंदर समय मिलता है। न्याय, कर्तव्य, त्याग, करुणा, मानवता तथा लोक कल्याण की भावना पूरे काव्य में प्रवाहित होती है। प्रभाव पर्वत आधुनिक हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट खंड काव्य है। इसमें खंड काव्य सभी तत्व है। कथानक, पात्र, चरित्र, उद्देश्य, भाषा, शैली, रस, प्रतीक, सामाजिक चेतना संपूर्ण रूप से विद्वान है। नरेश मेहता ने इस कृति के माध्यम से प्राचीन कथा को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर लोकतांत्रिक मूल्य, मानवीय संवेदनाओं तथा नैतिक आदर्श का प्रभावशाली प्रतिपादन किया। इसलिए प्रभाव पर्वत की हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक कृति मानी जाती हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप है बालाजी क्लासेस बिरी। और यह क्लास थी HD 05 की। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।